जी, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राहिला फ़िरदौस, प्रोग्राम है बात से बात राहिला के साथ। और आज जब मैं बात कर रही हूँ बात से बात राहिला के साथ में, तो अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त को भी याद कर रही हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैं तो वैसे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जाती हूँ और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान मेरा आना-जाना लगा रहता है। लेकिन इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ग्रेजुएट्स फोरम कनाडा के कराची चैप्टर की रेज़िडेंट डायरेक्टर हमारी दोस्त सलमा ख़ानम ने केएमसी ऑफ़िसर्स वेलफेयर एसोसिएशन कराची की तक़रीब मुशायरा में हमें इनवाइट कर लिया। अच्छा, उस वक़्त क्योंकि मैं भी अमेरिका से गई हुई थी और मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, चलो इस तरह से ये होगा कि बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रोग्राम की ख़ास बात ये थी कि उस प्रोग्राम में जो है वो कनाडा से एक बहुत बड़ी अदबी शख़्सियत के लिए वो प्रोग्राम तरतीब दिया गया था और उन्होंने हमें बताया तो हमें भी इश्तियाक हुआ कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, उनसे मिलना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात ये है कि क्योंकि उनके हवाले इतने ज़्यादा जब पता चला तो मैंने यही सोचा कि मेरी अपनी सोच के मुताबिक अगर किसी में तख्लीकी सलाहियतें हैं तो ये खुदा की देन है। और अगर ख़ास तौर पर उन तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने के लिए आपके हाथ में आपका हथियार यानी कलम, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप अपने ज़हन को सफ़े करतास पर बिखेर सकते हों, तो ये समझिए कि ये दोनों चीज़ों का जो मिलाप है आपकी ज़िंदगी के रास्ते बहुत बुलंदियों की तरफ लेके जाते हैं। तो आज जिनको मैंने आज इस प्रोग्राम में दावत दी है वो इस वक़्त कनाडा में मौजूद हैं और उनके लिए मैं क्या बताऊँ कि उनकी शख्सियत के इतने हवाले हैं, उनके तारुफ़ के इतने हवाले हैं कि मैं अलग-अलग सब पे बात करने की कोशिश करूँगी और चाहूँगी कि हम इस प्रोग्राम में जो है वो तमाम चीज़ों का अहाता कर सकें। लेकिन ये है कि हमारी इस कोशिश में हम कितने कामयाब होते हैं, देखते हैं क्योंकि हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, वो ना सिर्फ़ ये कि मुसव्विर हैं, खिलाड़ी हैं, मेज़बान हैं, रेडियो और टेलीविज़न से ताल्लुक़ है, तहक़ीक़ व तनक़ीद, मोतबर आलमी अदबी स्कॉलर हैं, लातादाद मज़ामीन लिखे हैं, शायरी के मजमूए लिखे हैं, कई ज़बानों पर अबूर रखते हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, पेशे के एतबार से एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, टेक्सास और टोरंटो की क़ाबिल फ़ख्र यूनिवर्सिटी से इन्होंने तालीम भी हासिल की है। सऊदी अरेबियन एयरलाइन से 20 साल तक इनकी खिदमात का जो तज़किरा है, वो हमेशा किया जाता है। एयर कनाडा टोरंटो से भी 10 साल तक ये मुंसलिक रहे हैं। इसके अलावा ये पीटीवी टेलीकास्टर, एंकर और प्रोड्यूसर जो कि कनाडा में अपने चैनल से भी वाबस्ता हैं और 18 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, 18 किताबें। और उनकी किताब जो इन्होंने फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के हवाले से लिखी थी, उसको ये एज़ाज़ भी हासिल हुआ था कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद से इसे न सिर्फ़ ये कि पब्लिश किया, बल्कि 2011 में इस किताब की तसनीफ़ पर उन्हें सितारे इम्तियाज़ से नवाज़ा गया था। इसके अलावा लातादाद अवार्ड्स, लातादाद एप्रिसिएशन सारी दुनिया में अदबी हवालों से भी इनको जो है वो जाना-पहचाना जाता है। और हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारी खुशनसीबी है कि मौजूद है कनाडा में। आइए मिलकर हम वेलकम करते हैं डॉक्टर तस्लीम इलाही ज़ुल्फ़ी साहब को। अस्सलामु अलैकुम। और हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर साहब मौजूद हैं। जी, कैसे हैं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा भी आपके तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दुनिया भर में जो मौजूद हैं, उनको भी मेरा सलाम पहुँचे। बेशक आप इस वक़्त जी मौजूद हैं कनाडा में। वैसे तो आप पता नहीं चलता कि कब आप कनाडा में होते हैं, कब आप सारी दुनिया में जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं और आपकी जो शख्सियत के हवाले हैं उसमें से हर जगह पर ये तो हमने सिर्फ़ आपके अदबी हवाले का तज़किरा किया है। लेकिन इसके अलावा बड़े आपके तज़किरे हैं। जी, आपने जो अपनी ज़िंदगी का सफ़र था वो ज़माने तालिब-ए-इल्मी से जो बाकायदा शुरू किया, आगरा से आप जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से सऊदी अरब और उसके बाद सारी दुनिया में छा गए जी और लातादाद किताबें मुख्तलिफ़ हवालों से लिखी हैं आपने। तो इतना सब कुछ कि आपकी जो मैंने जब देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा क्योंकि मुझे लगता है कि ज़माने तालिब-ए-इल्मी जब आप उस वक़्त जितने एनर्जेटिक होते हैं, उस वक़्त जो चीज़ें आप कर रहे होते हैं, आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर होती हैं, आपके कैनवस पर आप मुख्तलिफ़ रंग बिखेरने के लिए हर वक़्त तैयार होते हैं। और उस वक़्त आपकी जो है ना वो सोच और समझ के मुख्तलिफ़ पैराए होते हैं, जिसमें एक तरफ तो आप छोटी-छोटी कहानियाँ लिखा करते थे, कहीं आप पहेलियाँ लिखा करते थे, कहीं आप अपने कमरे को अपना जो है वो अपनी तख्लीक का मौज़ू बना लिया करते थे।
उसमें जो कमाल की बात ये है कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन सबसे ख़ास चीज़ जिसने मुझे फ़ौरी तौर पर मुतवज्जह किया, ये तो बिल्कुल ठीक है कि आपने जो है वो अपना ज़माने तालिब इल्मी का सही दौर जो आपने बच्चों की दुनिया के प्रोग्राम से शुरू किया और रेडियो से वाबस्ता हो गए। तो मैं चाहूँगी कि जैसे-जैसे आगे बात बढ़ेगी, तो वैसे-वैसे हम बात आगे चलाएँगे। सबसे पहले मैं जो हूँ ना, तमाम देखने वालों को और आपको आपकी एक बहुत ज़बरदस्त तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बज़्म तलबा का हवाला है, माशाअल्लाह। ये देखिए। अल्लाह! आपके ज़माने की बात आपने कर दी है, देखें ना आप। ओह नो! दौड़ अच्छा, पीछे की तरफ गर्दिश अय्याम। बिल्कुल। और ये वो जो चीज़ें हैं ना, ये भी बड़ी बात है कि इस वक़्त आपके पास, क्योंकि ये आपके जो इतने ज़बरदस्त हवाले हैं, बज़्म तलबा का हवाला है, फिर जी आपकी ये जो तस्वीर है ना, इसने भी मुझे बड़ा मुतासिर किया, जिसमें कि आपने इस्लामिया कॉलेज के सामने खड़े होकर जो है वो एक आउटडोर रिकॉर्डिंग की है और जो है टीवी के ये लिए, जी हाँ, जी हाँ। जी। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट जिस पे मैं बात करना बहुत ही ज़रूरी समझती हूँ, वो ये तस्वीर है जिसमें खबर छपी है कि आपने शाह फैसल साहब जो आए थे पाकिस्तान अपने दौरे पर, आपने लाइन में खड़े होकर सदर पाकिस्तान की मौजूदगी में जो उनको एक तोहफ़ा पेश किया था। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम उस तोहफ़े से बात का आगाज़ करें। तो बताइए कि वो क्या सिलसिला था और वो तरीक़ेकार क्या था जिससे आपने इतनी ज़बरदस्त उनकी तस्वीर बनाई और उनको दी कि उनकी तरफ से ख़िराज तहसीन का ख़त आ गया? राहिला कहा जाता है ना, जैसे कि कहा जाता है ना कि एन आर्टिस्ट इज़ बोर्न नॉट मेड। हुँ, इस तरह शायर के लिए कहा जाता है पोएट इज़ बोर्न नॉट मेड। अशाइरुन यूलिद वला यस्नअ। तो जो आर्टिस्ट होता है, जो फनकार होता है, वो पैदाइशी होता है, तमाम चीज़ें अपने साथ लेकर आता है। आप किसी को ज़बरदस्ती ना कोई फ़न नहीं सिखा सकते। अगर आपकी आवाज़ नहीं है या आपकी तबीयत मौज़ू नहीं है, तो आप शेर नहीं कह सकते। आप लाख डिग्रियाँ ले लें, डॉक्टरेट कर लें, कुछ भी कर लें, रिसर्च स्कॉलर बन जाएँ। लेकिन अगर आप में वो आपकी फ़िक्र रसा नहीं है, तबीयत आपकी मौज़ू नहीं है, तो आप एक मिसरा नहीं लिख सकते। इसी तरह मेरा बिल्कुल। है कि ना मैं आर्टिस्ट मुसव्विर नहीं हूँ, मैंने कोई तालीम हासिल नहीं की है, हुँ, लेकिन बचपन से मुझे शौक था इन चीज़ों का। हुँ। लिहाज़ा उस ज़माने में कराची पाकिस्तान का कैपिटल दारुल हुकूमत हुआ करता था और ये 25 अप्रैल 1966 की बात है, 1966 की बात है कि हुँ, जब अयूब खान की हुकूमत थी और मैं रेडियो पे काम किया करता था। मैं मतलब उस ज़माने में ग़ालिबन मैं स्कूल में था, हाई स्कूल में था, है ना? और रेडियो पे मैं काम किया करता था। तो मैंने और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं सऊदी नेशनल भी हूँ। अच्छा। मलिक फैसल हमारे बादशाह भी थे और मुझे सऊदी गवर्नमेंट ने मुझे पाकिस्तान भेजा था पढ़ने के लिए। उसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने मुझे अमेरिका भेजा था एरोनॉटिक्स का डिप्लोमा लेने के लिए और एएमपी का लाइसेंस लेने के लिए। हुँ। तो जब 25 अप्रैल 1966 को उस ज़माने में शाह फैसल साहब बादशाह नहीं बने थे, वो प्रिंस थे, क्राउन प्रिंस हुआ करते थे। अच्छा, अच्छा। जी हाँ। तो मैंने हमारे जो डायरेक्टर स्टेशन डायरेक्टर थे, अपने बुखारी साहब, ज़ेड बुखारी साहब, तो उनको पता था, सादिक खान साहब ने उनको बताया था कि ये लड़के में ये सलाहियत भी है, ये तस्वीरें अच्छी बनाता है, ये पोर्ट्रेट अच्छे बनाता है। तो मैंने अपने सादिक खान साहब से कहा, वो हमारे हमारे प्रोड्यूसर होते थे, मैंने उनसे कहा, उन्होंने बुखारी साहब से कहा और बुखारी साहब ने ऊपर, चूँकि उस ज़माने में कराची कैपिटल था, तो हुँ, उन्होंने ऊपर लेटर लिखा कि भई हमारा बच्चा है, वो शाह फैसल को उनकी पिक्चर देना चाहे पोर्ट्रेट। उस ज़माने में अच्छा ज़माना था, मतलब खतरा वगैरह नहीं हुआ करता था आजकल की तरह, है ना? हुँ। तो इजाज़तनामा आ गया। तो जब वो एयरपोर्ट पे जब वो उतरे जहाज़ से उतरने के बाद ना, तो लाइन से लोग खड़े, सबसे पहले अयूब खान थे, फिर उनके बाद उनकी कैबिनेट थी और हाँ, सबसे आखिर में उस लाइन पे मैं खड़ा हुआ था, एक 17-18 साल का लड़का, बल्कि उससे भी कम थी मेरी उम्र, 12। तो जब वो सबसे मिलते हुए आए, मेरे पास सामने आके खड़े हुए, है ना? तो मैंने उनको एक तरह का वो एकदम घबरा गए थे। तो मैंने उनसे बातचीत की और अच्छा। अरबी में भी, चूँकि वो रियाद के थे, तो वहाँ भी जैसे हमारे यहाँ उर्दू में होता है कि हर जगह का अलग लहज़ा होता है। हाँ, जैसे 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 आपका लखनऊ का अंदाज़ बोलेगा आपका जो दिल्ली का अलग बोलेगा, बिहारी अलग बोलेगा, है ना? तो मैंने उनसे रियाद के लहज़े में उनसे अरबी में बात की, है ना? हुँ, और हमें अपने बादशाह को मतलब गले लगाने का या उनसे हाथ मिलाने की इजाज़त नहीं है ना? आम हाँ, आदमी जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा ये है ना, उनके कंधे पे बोसा दे सकता है। अच्छा। तो मैंने आगे बढ़ के उनके कंधे पे बोसा दिया, उनसे अरबी में जब बात की, तो 1 सेकंड के लिए वो चौकन्ना हुए और मुतवज्जह ज़रा हुए। से पीछे हटे वो। हाँ, फिर मैंने उनको बताया कि मलिक मलिक साहब जो है ना, मैं आपका आपका शहरी हूँ
और आप ही की हुकूमत ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। फिर वो इतना मुतमईन हो गए। हुँ। तो उस मौके पे ना उस ज़माने में नया-नया वो चला था, मतलब कि पत्ते पे ना पीपल के पत्ते की रगें निकाल के, है ना? उससे हुँ। उससे सीनरीज़ वगैरह बनाई जाती थी। अच्छा, ये कैसा हाँ, तरीका था? मैंने तो कभी सुना भी नहीं। उसमें ये होता था कि आप पीपल के पत्ते को गलाएँ पहले, अच्छा, पानी में डाल दें 1 हफ्ते के लिए, तो उसका सारा जो हरियाली उसकी है, गल के निकल जाएगी। अच्छा, और बाकी आपके पास जो बचेंगी, उसकी रगें बचेंगी। हाँ, तो उन रगों को बड़ी एहतियात से ना, मैंने बहुत से पत्ते ज़ाया किए। सैकड़ों पत्ते ज़ाया करने के बाद फिर मैंने लंबी-लंबी, सबसे लंबी जो रगें थी ना, वो हाँ, मैंने उसमें से निकाल के जमा करी। अच्छा, जमा करने के बाद फिर एक बड़े से उस पे पेपर पे ना, ड्राइंग बोर्ड पे ना, हाँ, गोंद की उस ज़माने में क्रेज़ी ग्लू टाइप की चीज़ें नहीं होती थी, हाँ, है ना? तो मैंने वो ग्लू के ज़रिए ना, पहले पिक्चर तस्वीर उनका पोर्ट्रेट बनाया पेंसिल से, हाँ, फिर बिल्कुल। उस पे मैंने रगें मैंने चिपकाई। मुझे अच्छा, महीनों लग गए थे यकीन करें इस काम में, क्योंकि मुझे हाँ, मालूम हो गया था फैसल साहब आने वाले हैं। तो हुँ, मैंने कहा मेरी तरफ से ये तोहफ़ा होगा उनके लिए। क्या तो बात! वो चीज़ मैंने उनको पेश की थी। उसमें बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत सारे उन्होंने इनामात भेजे, नक़द इनामात भेजे, लेटर बहुत अच्छा उन्होंने भिजवाया मुझे, वो मेरे पास आज भी महफ़ूज़ है। और हुँ, तमाम अख़बारात में उसकी कवरेज हुई थी, टीवी पे भी, रेडियो पे भी और तमाम अख़बारात में। जी, जी ये हाँ, ये ज़बरदस्त। क्या बात है! वाह जी वाह! ज़बरदस्त। नहीं, मैं वही हैरान हो रही थी कि मतलब एक आइडिया की बात है। आपके अंदर की तख्लीकी सलाहियतें आपसे क्या-क्या करवाती हैं, ये कमाल है ना। तो ये आप जबकि उस वक़्त मुझे ये नहीं लग रहा था कि आप शायद मुसव्वरी से आपका ताल्लुक नहीं था। हो सकता है मैंने कहा शायद सीखी हो या कुछ उस पे मज़ीद काम कर रहे हों। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको? जी। आपने मेरी किताबें देखी हैं, उसके टाइटल देखे हैं। हुँ। मेरी हर किताब का टाइटल जो है ना, मेरा अपना अपना बनाया हुआ है। ओह! कि ये तो आप कमाल हो बात सके तो बताई आप उनको आपने। नाज़रीन को दिखाइए आप ना, हाँ जी, मेरी जी। हर किताब का टाइटल मैंने खुद बनाया। क्या बात है, ज़बरदस्त! ये तो बहुत वाक़ई मैं यही कह रही हूँ ना कि आपके ज़हन में वही बात है कि मैंने आपसे कहा ना कि कलम आपके हाथ में है, तो आपने उसका इस्तेमाल किस-किस तरह से किया, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा, अब ये मुझे बताइए क्योंकि ज़माने तालिब-इल्मी में ये तो बात ठीक है कि आप का जो है वो स्कूल कॉलेज में बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स भी करते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट खेलते थे। आप ऐसे कप्तान थे जो कभी हारते नहीं थे और बड़े-बड़े छक्के-चौके लगाया करते थे। किस वाले खिलाड़ी से इतने मुतासिर थे आखिर आप? हमारे ज़माने में पता है, हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक अहमद, अलीमुद्दीन, फ़ज़ल महमूद, ये हुँ, तमाम लोग हुआ करते थे। ये हुँ, मैं 60s की बात कर रहा हूँ। हुँ। तो ज़ाहिर है हम उन्हीं से मुतासिर थे। स्कूलों के बच्चों की एक्टिविटीज़ थी, उसमें रिसालों में आप लिखा करते थे, कहानियाँ, किताबें। अच्छा, उस वक़्त की जो वो कहते हैं ना कि जितना बच्चे की उम्र होती है, उसी हिसाब से उसकी ज़हनी सलाहियत भी होती है। तो आपने जो छोटी-छोटी पहेलियाँ, वो जो एक वो कहते हैं ना, क्या चीज़ आपने जोड़ के बनाने का तरीका बताया हुआ है, जी ऐसे बनाएँगे तो इस तरह से कुछ चीज़ क्रिएट हो जाती है। और फिर आपने जो है वो जो पहेलियाँ ख़ास तौर पे जो बनाई हैं, तो ये वाले आइडियाज़ आपके ज़हन में घर में कोई आपको सपोर्ट करता था, कोई बताता था या नहीं, मैं आपको बता दूँ, मैं इसमें बिल्कुल वो नहीं, वो ग़ुलू से काम लूँगा। हमारे ख़ानदान में कोई ना कोई शायर है, ना अदीब है। सब लोग पढ़े लिखे हैं। हुँ, मेरे वालिद साहब देखें, बिल्कुल इमीडिएट पे मैं जाता हूँ, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे, वो बाय प्रोफ़ेशन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे हाँ, और मलिक सऊद के ऑफ़िस में वो काम करते थे रियाद में। हुँ, जब हम लोग वहाँ मूव हुए ना, तो मैं तो 1 महीने का था, मुझे गोद में लेके गए थे सब मेरे हाँ, वालिदैन, हाँ, है ना? तो मलिक तो वो मतलब वो बाय प्रोफ़ेशन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। हाँ, लेकिन मेरी अम्मी को भी, मेरे अब्बा को भी ना बहुत शौक था, बहुत बाज़ौक़ थे, उनको बहुत सारे अशआर याद थे। हुँ, ग़ज़लें की ग़ज़लें उनको याद थी मतलब। हुँ। और उनकी अच्छा उनकी ये तहरीरें देखें ये आप, उनके ये ख़ुतूत आपकी देखें बात आप। जो आपने कही ना कि ये ग़ज़लें की ग़ज़लें उस ज़माने में वैसे मैंने देखा कि लोगों के पास ना क्योंकि एक्टिविटीज़ जो थी वो इस तरह आजकल के ज़माने की इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी चीज़ें भी नहीं थी। ज़िंदगी सादा थी तो लोगों की सोच भी सादा थी। आपको बेहज़ाद लखनवी साहब के शागिर्द होने का एज़ाज़ हासिल है और उन्होंने ही आपको जो है किस वजह से ज़ुल्फ़ी मगरूर का किया। खिताब दिया? जी हाँ, जी हाँ। हुआ ये कि जब हम ना पाकिस्तान पहुँचे ना, ग़ालिबन ये 58 की बात है ना, या 1958 में हम जब पाकिस्तान कराची पहुँचे, है ना? हुँ, तो वहाँ जाके स्कूल में हमारा दाखिला हो गया हुँ, और उसका भी एक बड़ा लतीफ़ा है, बाद में मैं सुनाऊँगा आपको अगर वक़्त मिला, है ना? हाँ, दाखिला हो गया और फिर हमने मतलब ना हम जो जद्दे में जब थे ना, सऊदी अरब में थे, तो अरबी में बच्चों के उसमें अख़बारात में बच्चों के रिसालों में कहानियाँ लिखा करते थे। हुँ, बच्चों की कहानियाँ अरबी में लिखते थे। जब हम कराची गए, तो हमें शौक था उर्दू का और ज़ाहिर है हमने उर्दू सीखी थी और लिखना पढ़ना आता, हमें घर में हमारे अम्मी-अब्बा ने सिखाया था हमें। हुँ, तो ना हमने वहाँ पर हमने
हमने कहा कि अब हमें उर्दू में लिखना चाहिए। तो हमने ये किया कि एक अरबी की कहानी का हस्सान और लोमड़ी जो का अरबी में कहानी में लिखी थी, हाँ। और वो ना वो तस्वीरों के साथ उसकी तस्वीर के साथ उन्होंने छाया किया था। तो वो हम ले उसका हमने उर्दू में तर्जुमा किया, है ना। और हुँ, तर्जुमा करने के बाद हम जंग के दफ्तर गए, मैकलो रोड पे, है ना। हुँ, और शफी अकील साहब उस जमाने में बच्चों के सफ़े के इंचार्ज होते थे, भाईजान उनको हम लोग कहते थे। तो हुँ, उनके सामने जाके हमने वो अपनी अरबी की कहानी रखी, उर्दू तर्जुमा रख दिया। हुँ, तो हमने कहा कि भाईजान ये हमने लिखी है, आप हुँ, इसको शाये करें। हुँ, तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ ये अरबी की तुम्हारी कहानी जो है ना, ये कौन समझेगा। तो मैं हुँ, कहा उसका हमने तर्जुमा भी उर्दू में किया है, आप उसको दुरुस्त कर दें, उसको हुँ, शाये करें। उनको बहुत पसंद आई। अब उसको आप दिखाएँगे भी, आपको देखेंगे लोग कि ना उनको पसंद आई। तो उसके बाद हर हफ्ते मतलब जंग में हुँ, मेरी अरबी की कहानी शाया होती का तो उर्दू में तर्जुमा शाया होता था, और हुँ, साथ में वो अरबी का भी लगाते थे वो, है अच्छा। ना? हाँ, तो वो तब से हमने शुरू किया है मतलब। ये देखिए आपकी पहेलियाँ। मैं तो जी, ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि आपके ये देखिए मेरा कमरा मतलब ये कि एक ऐसे मौज़ूआत हैं ये जो एक बहुत ही मतलब उम्र के साथ-साथ आपके आस-पास का जो माहौल होता है, उससे मुतासिर होकर जो चीज़ें आप लिखते हैं, वहीं से आगे बढ़कर आपका जो सोचने का अंदाज़ होता है, वो बहुत आगे चला जाता है। ये देखें फूल खिलाएँ सहरा सहरा, यानी सहरा में फूल खिलाना एक एक बड़ी मतलब मुख्तलिफ़ सी सोच है कि अमूमन सहरा के जो फूल होते हैं, वो बड़े ही तो नादर और डिटेल्स में नायाब। देख लीजिए आप, ये गालिबन नेशनल कॉलेज के ज़माने की है ये। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, जी। हाँ, तो हाँ, यही हुआ, इस तरह हम नौनिहाल के दफ्तर गए, हकीम सईद साहब से मिले। तो हाँ, उन्होंने हम हकीम सईद साहब देखिए, हाँ यही हसन और लोमड़ी ना, हाँ जी। है ना, ये अरबी की कहानी थी, मैंने इसको उर्दू में तर्जुमा किया, और उसकी अच्छा, तस्वीर जो बनाई हुई ना, हाँ, है ना, हाँ। फिल्मी तस्वीरें वो उन्होंने उसके साथ लगाई थी जी, जी, अपने जी, जी। शफी अकील साहब ने। हुँ। ये देखिए, मैं कराची से अखबार भी निकालता था 15 रोजा, जी, कराची जी। के नाम से, जी, है ना। बिल्कुल, ये कराची है। उसका एडिटर मैं था, उसकी इंतजामिया में देखें आप, ज़हूरुल हसन भोपाली, हाँ है जी। ना। जी, और बिल्कुल। जुनैद ये फारूकी, जी, हलीम जहांगीर, जी, बिल्कुल। ये बड़े-बड़े सलीम नाम हैं इस जहांगीर, ज़माने में। सलीम जहांगीर यूनिवर्सिटी में हमारे वो हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे अच्छा, स्टूडेंट्स के। जी हाँ। ये देखिए फिर दोबारा आपकी एक बार फिर ये जो आपकी इस ज़माने ये जो आपके चेहरे पे तासुर है ना माशाल्लाह, वो एक नौजवानी में जो नए-नए आप काम शुरू करते हैं ना, उसकी खुशी अलग ही होती है, आपके चेहरे से झलकती है। तो माशाल्लाह यही मैं कहूँगी और कि ये खबर देखें आप, 65 की थी मेरी क्रिकेट की, जी। है ना। उस जी, जमाने जी, में अपनी टीम का कैप्टन हुआ करता जी, था, फर्स्ट जी। क्लास क्रिकेट खेला करता बिल्कुल, था, बिल्कुल, बिल्कुल, और सेंचुरी बनाया करता था मैं, और बिल्कुल, बॉलिंग बिल्कुल। में भी 4-4 5-5 विकेटें लिया करता था। अच्छा तो अब भाई ये बड़ी ज़बरदस्त बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती हैं और ये आगे ले जाकर आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब जीतना, हारना, बढ़ के कुछ करना, ये सारी राइट, चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। राइट, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे अच्छा, अब आप जी आगे आपको हम बढ़ते हैं और बात करते हैं जी बज़्म तलबा में आपके जो प्रोड्यूसर थे यावर मेहदी साहब और साथ में आपने कहा जी सादक़ैन साहब। तो ये इनके बारे में बताएँ यावर मेहदी साहब का बड़ा नाम है, आज भी माशाल्लाह वो अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उनको बहुत एप्रिशिएट करते हैं और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नेचर की वजह से ही सही उनको पता होता है कि जी इस बच्चे में या इस नौजवान में इतनी सलाहियतें हैं, तख्लीकी सलाहियतें हैं, तो उसको निखारा जाए। उनकी आप पर ख़ास नज़र रही हमेशा, आज तक है। उनके बारे में कुछ बताइए? हैं। रहीला, आप अ, आज की बात कर रही हैं कि बहुत शफ़ीक़ हैं और मोहब्बत करते हैं, प्रमोट करते हैं, हिम्मत अफ़ज़ाई करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, है ना? ये तो आपके आज की बात कर रहे हैं। हुँ, ये सन 62 की बात है, 1962 की बात है। हुँ, उस वक़्त में, उससे पहले मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाया करता था, हुँ, है ना? जो कि अपने अब्दुल माजिद सिद्दीकी साहब उसके भाईजान होते थे, और परवीन बाजी और परवीन अख्तर जो होती हैं, वो मुन्नी बाजी, वो उसमें शरीक होती थी, तो मैं भी उस प्रोग्राम में शरीक होता था। वहाँ इन लोगों ने मुझे देखा, ये लड़का तो पटर-पटर बोलता है, और इसका ज़हन भी अच्छा है ना? और इसमें सलाहियतें हैं। तो वहीं से उन्होंने मुझे, ऐसा हुआ जब सन 62 में सादिक़ैन साहब उस ज़माने में हमारे प्रोड्यूसर हुआ करते थे, तो उनको पेशकश हुई, ऑफ़र मिली फ्रांस से, पेरिस से, कि लूवर जो म्यूज़ियम है, लूवर अजायब घर जो है, जिसमें मोनालिसा की तस्वीर लगी हुई है,
है ना, उसकी दीवारों पर ना पेंटिंग के लिए, नक्शो-निगार के लिए अपने सादिक़ीन साहब को बुलाया गया। तो उन्होंने लोगों से मशवरा किया, तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है भई, आप वहाँ जाइए, आपको मौका मिल रहा है। तो वो रेडियो छोड़ के वो चले गए पेरिस। ये 62 की बात कर रहा हूँ मैं। उसी ज़माने में यावर मेहदी साहब ने नया-नया मास्टर्स किया था उन्होंने जर्नलिज़्म में। हुँ। तो या सादिक़ीन साहब की जगह अपने यावर मेहदी साहब को हमारा प्रोड्यूसर बना दिया गया और मुझे कहा कि भई अब तुम यही बज़्म तलबा अब इनकी निगरानी में करोगे। हुँ। तो तब से सन 62 की बात है, उस ज़माने में हाई स्कूल में था ग़ालिबन, है ना? तो जब से जितनी मोहब्बत और शफ़क़त उन्होंने मुझे दी है, उसका अब आज की बात कर रही हैं आप, तो अब आज की भी सुन लीजिए। अब तक ये आलम है राहिला, आपको तो मालूम है, सबको मालूम है कि अभी कुछ तो 2 साल पहले उनके अपने घुटने काम नहीं करते थे, तो लकड़ी लेके चला करते थे। हुँ। मैं जब भी जाता था ना, तो मेरे कंधे पे हाथ रख के वो चलत-फिरत करते थे, मतलब कहीं आगे-पीछे जाना है तो। अब उनके माशाल्लाह ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद ना उनके घुटने बदल दिए गए और माशाल्लाह ठीक हो गए। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब तक उनका ये आलम है, उनकी मोहब्बत का, शफ़क़त का, कि मैं जब जब भी पाकिस्तान आता हूँ और दुनिया में कहीं से भी मैं आ रहा हूँ, रात के बाद दफ़ा रात के 2 बजे की मेरी फ्लाइट होती है। लेकिन वो उनका कहना है, मेरे मुझसे पाबंदी उनकी है कि ना होटल जाने के पहले ना मेरे वो पास रात के 2 बजे भी होंगे तो अपने ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट पे मौजूद होते हैं। ये बात है। एयरपोर्ट से मुझे सीधा लेके अपने घर जाते हैं, 24 घंटे मुझे अपने पास रखते हैं, बहुत सारी मुझसे बातें करते हैं, हुँ। है ना? उसके बाद मुझे होटल जाके छोड़ के आते हैं कि भाई अब तुम जा सकते हो। क्या बात! उन और अब भी मेरा भी है कि बातें पता नहीं बताऊँ ना बताऊँ, बहरहाल हमारा मुल्क बहुत अच्छा मुल्क है। अभी भी मेरा भी ये है कि मेरे मेरे बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे सरपरस्त हैं वो, मेरे हमदर्द हैं, मेरे मोहसिन हैं, है ना? अब हुँ। भी ना पाकिस्तान जाने के बाद चूँकि वो एयरपोर्ट पे मुझे लेने आते हैं, तो पासपोर्ट और डॉलर मैं उनके हवाले कर देता हूँ, अच्छा, है ना? और उनसे ले-ले के खर्च करता हूँ मैं, अपने पास नहीं रखता मैं डर के मारे। क्या अब बात ये है! ऐसा माशा उनकी ग़ुर्बत का, उनकी मोहब्बत का और उनके एतमाद का, बाहमी एतमाद का आप अंदाज़ा कर लें। क्या बात है जी! ज़बरदस्त, ज़बरदस्त बातें हो रही हैं तस्लीम इलाही ज़ुल्फ़ी साहब से कनाडा में मौजूद हैं, लेकिन हम इस वक़्त जाएँगे एक छोटे से ब्रेक पर, कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी हमारे पास बड़ी ही मज़े-मज़े की और भी बातें हैं जो हम आपसे शेयर करने के लिए जा रहे हैं, तो चलते हैं जी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं, हम कनाडा से अपने मेहमान तस्लीम इलाही ज़ुल्फ़ी साहब से बातचीत कर रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनसे जो बातें हो रही हैं, वो इतनी मज़ेदार हैं कि मैं यही सोचती हूँ बार-बार कि उनसे कौन से मौज़ू पे बात करूँ और कौन से मौज़ू पे रह जाएगी बात, खुदा ना ख़ास्ता आज के प्रोग्राम में सारी बातें करने वाले हैं हम लोग। तो अब जो है वो मैं चाहूँगी कि एक बार फिर हमारे साथ जो हैं वो तस्लीम इलाही ज़ुल्फ़ी साहब मज़ीद हमारी बातें और इसमें जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपके जो इतने सारे एक्टिविटीज़ हैं, उनमें ख़ास तौर पर मुझे जिस चीज़ ने बहुत मुतासिर किया कि आपके काम की नौयत इतनी ज़्यादा थी कि ये देखिए कितने अवार्ड्स, कितनी एप्रिसिएशन माशाल्लाह, माशाल्लाह ये तो कुछ थोड़ी-सी तस्वीरें हैं मेरे पास मुझे लगता है इससे कहीं ज़्यादा अवार्ड्स आपको जो है वो मिले हैं ये देखिए जी माशाल्लाह और ये इस्तांबुल का है, सॉरी टोक्यो का था वो। जी, 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 जी। टोक्यो में वो ना वहाँ से मुझे अवार्ड मिला था हुँ, बिल्कुल। और अच्छा, अभी जो है ना मैं इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि जब आपने ये सारा सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद आपने जो है वो 1966 में 1966 में जो है वो तारिक अज़ीज़ साहब प्रोड्यूसर थे और उनकी निगरानी में आपने तालीमी प्रोग्राम जो टीवी से शुरू किए थे, वो किस तरह के थे? और आपको एक प्रेज़ेंटर के तौर पर जो ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, क्योंकि उस ज़माने में ये बड़ी बात थी कि मतलब नया-नया टीवी आया था और लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहे थे। अब तो बहुत ही टीवी चैनल्स भी आ गए हैं, लोगों की तरबियत भी नहीं होती है, हर तरह के प्रेज़ेंटर हैं, कुछ भी कह देते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तो आपको ये जो भेजा गया था ट्रेनिंग के सिलसिले में, वो ज़रा मैं चाहूँगी उसका अहवाल बयान कीजिए? हुआ ये था राहिला के ना आपको मालूम है कि 1964 में लाहौर में टीवी शुरू हुआ था पहली हुँ, बार हुँ, और उसके 2 साल के बाद ना 1966 में हुँ, कराची में टीवी शुरू हुआ। हुँ, उस ज़माने में ज़ाहिर है किसी को टीवी का तजुर्बा नहीं था, नशरियात का तजुर्बा नहीं था। तो लिहाज़ा हम लोगों को रेडियो से लेके गए कि आप लोग जो प्रोग्राम रेडियो पे करते हैं, अब यही प्रोग्राम आप ना टीवी पे आपको करना है। चूँकि मैं तालीमी प्रोग्राम करता था, लिहाज़ा और तो मुझे वहाँ तालीमी प्रोग्राम दिए गए और हमारे तालीमी प्रोग्राम के जो प्रोड्यूसर थे, निगरान जो थे, वो तारिक अज़ीज़ साहब थे। तारिक अज़ीज़ साहब लाहौर में होते थे, लेकिन उनको 66 में
कराची सेंटर से खबरें पढ़ने के लिए बुलाया गया था। उसके साथ ही ना उनको ये काम सौंपा गया था कि अब आप तालीमी प्रोग्राम को प्रोड्यूस भी करेंगे और उन बच्चों की ना निगरानी भी करेंगे जो कि ये प्रोग्राम पेश करेंगे। तो वो इस तरह वो मेरे प्रोड्यूसर बन गए। लेकिन फिर भी हमें हमें कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, हमें हमें पता नहीं था कैमरा क्या होता है, लाइट्स क्या होती है, एडिटिंग क्या होती है, कैमरे को कैसे फेस करते हैं, आई कांटेक्ट क्या होता है, हमें हुँ, कुछ नहीं पता था। लिहाजा पहला बैच जो गया है, पहला हाँ पहला बैच जो गया है, ये 1966 की बात है कि हमको ट्रेनिंग के लिए, प्रेजेंटर की ट्रेनिंग के लिए ना बीबीसी लंदन के लिए भेजा गया था। 3 महीने की ट्रेनिंग थे वो। और हुँ, उसमें ना हमारे वो जो एमडी थे, असलम अजहर साहब, तारिक अजीज साहब, उबैदुल्ला अलीम साहब और मैं तस्लीम इलाही जुल्फी। मैं सबसे छोटा था दारे उस जमाने में। मैं कॉलेज में गालिबन पढ़ रहा था। मैं हुँ। सबसे छोटा मैं था। तो हम लोगों को 3 महीने के लिए भेजा गया था और पहले बैच में मुझे ये सआदत हासिल है, मुझे फख्र है कि मैं उन लोगों के तो साथ वो शामिल था। कौन-सी हमने ऐसी ट्रेनिंग पाई। तरबियत थी वो कौन-सी ऐसी तरबियत थी जिसका आप ख़ास तौर पे हवाला देना चाहेंगे कि आज वो चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर मिसिंग हैं। बहुत सारे लोग उनको जो है वो अपनी किसी भी जो उनकी कारकर्दगी है उसके बीच में जो है वो उसका ख़्याल नहीं रखते, नज़रअंदाज कर देते हैं। वो कौन-सी चीज़ थी? वो मैंने आपको इशारतन बताया था कि रेडियो पे मेरे प्रोड्यूसर थे, जो रेडियो पे जो हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे, हुँ, अपने ज़ैड बुखारी साहब। हुँ, वो खुद पेशावरी थे, लेकिन उनकी उर्दू और फिर उनकी आवाज़ उस माशाअल्लाह। ज़माने में बकौशा से ना हम लोग काँप जाते थे। हुँ, मैं उसमें भी एक आपको वाक़या सुनाऊँगा अभी, बहुत ज़रूर। लोग पसंद करें यकीनन, है ना? तो वो उनकी तरबियत थी। वो ज़ुबान के मामले में इतने सख्त थे कि अगर आपकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी गलत नहीं किया। आजकल देखते हैं क्या तमाशा होता है रेडियो, टीवी पे, कितनी हुँ, गलत उर्दू बोलते हैं ये लोग। बिल्कुल सही बात है। ज़ेर और ज़बर का फ़र्क नहीं, तलफ़्फ़ुज़ का उनको पता नहीं। उनको कुछ पता कितना गलत बोलते हैं। हुँ, मेरा सर धुनने को अपना दिल चाहता है कि ना क्या करूँ? तो उनका ये आलम था। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ कि सन 65 की जंग हो रही थी उस ज़माने में। उस हुँ, ज़माने के मशहूर न्यूज़ कास्टर जो थे, वो अपने शकील अहमद साहब हुआ करते थे, अच्छा। है ना? आप तो उस ज़माने में बहुत छोटी होंगी गालिबन। तो ये मैं सन 65 की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप फिर हम दो उस 2-3 वक़्त हम साल के लोगों को होंगे आप। पता नहीं थे ही नहीं। अरे उमर वाह! ख़ैर आप अपने बड़ों से पूछिएगा आप ना। हुँ, तो शकील अहमद साहब बहुत मशहूर हुआ करते थे। शमीम एजाज़ ख़वातीन में, है ना? और शकील अहमद साहब जो थे ना, अनवर बेहज़ाद जो है बाद में आए थे, शकील साहब के बाद आए थे। अच्छा। शकील अहमद साहब हुआ करते थे 65 में। हुँ, तो वो खबरें, वो उनका अंदाज़ ये था, वो सफ़ेद बिल्कुल कुर्ता पजामा पहनते थे, वो पान बहुत खाते थे, बगैर पान मुँह में गाल में रखे वो हाँ, खबरें नहीं पढ़ सकते थे। तो अच्छा। उनके सामने ना कुर्ते पे मशहूर था कि वो पान की छींटे ना वो रहा करते थे। वो चूँकि रेडियो था, कोई देखता नहीं था। ख़ैर उन्होंने 65 की जंग में उन्होंने खबरें पढ़ रहे थे वो। अच्छा, अपने बुखारी साहब का ये था कि उनके ऑफ़िस में रेडियो रखा रहता था। यहाँ तक कि वॉशरूम में उनके रेडियो था। जब वो घर पे होते थे, उनके घर पे रेडियो हर वक़्त चलता रहता था, 24 आवर्स। खबरें उन्होंने सुनी और खबरों के ना दौरान ना लफ्ज़ जिहाद को उन्होंने जहाद व रवानी में बोल गए, शकील अहमद साहब, कि हमारी फ़ौजें दुश्मन से लड़ रही थीं और ये उन पे जो जज़्बा जहाद था, वो उन पे तारी था। जिहाद के बजाय उनके मुँह से कहीं जहाद निकल गया। हो सकता है वो पान की वजह से निकल गया हो बाहर। बुखारी साहब यकीन करें, ये गालिबन स्टूडियो नंबर 4 में खबरें पढ़ा करते थे वो। तो वो आए, खबरें जैसे ही खत्म हुई, वो दरवाज़ा खोल के अंदर गए और ज़ोर से डाँटा उन्होंने। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो मुझसे बड़े हैं और सीनियर हैं, कि शकील साहब ये क्या आपने किया? ये जहाद क्या होता है? ओह माय गॉड! तो उनके ज़ेर साया हमने, उनकी निगाहदारी में हमने तरबियत हासिल की है। तो हम हुँ, गलती का सोच भी नहीं सकते। हुँ, तो आपने बिल्कुल। पूछा ना कि आपकी तरबियत कैसी हुई है? आपको किसने अभी आपने अभी पिछले दिनों बल्कि इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ आपकी बात सुन के मुझे याद आ गया कि एक जो है वो अ, एक न्यूज़ चल रही थी उसमें जो न्यूज़ एंकर जो भी आजकल के ज़माने में उनको न्यूज़ एंकर कहे होते हैं या हम न्यूज़ रीडर या इस तरह से, तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से जब उन्होंने आके कहा कि मजमा जो है वो तीतर-बतीतर हो गया। मैं आपको क्या बताऊँ मतलब इंतहा होती है मज़ाक करने की भी कोई ना, तो बल्कि वो कहीं मेरे पास वो क्लिप मैंने महफ़ूज़ किया था, किसी वक़्त जब कोई ऐसी वीडियो आएगी जो आपको शेयर करना पड़ेगी तो ज़रूर, लेकिन जब मैंने ये सुना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि
अल्लाह हाफ़िज़ है, जिस तरह जब से आपने हमारे यहाँ बात जो है कर ना। ली है राहिला माय डियर, तो मैं इसी से रिलेटेड एक बात करना चाहता हूँ। ये नहीं ज़रूर। कि मैं आपका मुँह देख के आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ। मुझे जब भी मौका मिलता है ना, संडे को ना, मैं यकीनन ज़रूर ना आपका प्रोग्राम में देखता हूँ। हुँ, उससे ना मुझे यकीनन मुझे बहुत अच्छा लगता है इस ज़माने, इस इब्तिला के दौर में ना, कि जो लोग इतनी बेरारवी का शिकार हैं, उस दौर में ना आप ना, मुझे मालूम है कि आपकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है। हाँ उसके जी। बावजूद आप जितना ख़्याल रखती हैं, चूँकि आपने न्यूज़ कास्टिंग की है आपने, हुँ, मैं इसलिए आपके प्रोग्राम से कि मुझे खुशी महसूस होती है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपको जो मेहमान होता है या होती है, पिछली बार जब मैंने प्रोग्राम देखा था, कोई खातून थी, उन्होंने कोई उर्दू का गलत लफ्ज़, उसका तलफ़्फ़ुज़ गलत अदा किया। तो आपने उनको मना नहीं किया, उनकी इस्लाह नहीं की। आपने उस लफ्ज़ को जब उनके बात खत्म होने के बाद रिपीट किया है, हाँ, वो हाँ, सही किया है। हाँ, यकीन करो मुझे इतना प्यार आया, इतना मुझे अच्छा लगा राहिला हाँ, तुम पे, कि ना कि देखो ना कितनी मेहनत की है इस लड़की ने। हाँ। कि इसकी कितनी लोगों ने कितनी अच्छी ग्रूमिंग की है, और तुमने पूरे खुलूस नीयत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, अज़्म हौसले के साथ तमाम चीज़ें सीखी हैं। हुँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेशक। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मैं तो समझती हूँ कि इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, हिम्मत अफ़ज़ाई है आपकी तरफ से अगर ये इतने अच्छे अल्फ़ाज़ आपने अदा किए मेरे लिए। अच्छा, इसमें जो है ना वो इतने मज़े-मज़े के वाक़यात हैं जिसमें कि आपकी जो पहले हम तज़किरा करने जा रहे हैं, जब 1973 में बरतानिया की शहज़ादी एन की मार्क फ़िलिप की शादी के मौके पर जो है वह क्वीन एलिज़ाबेथ दोयम ने चाय पर आपको बकिंघम पैलेस बुलाया था। क्यों बुलाया था और क्या लिखा था आपने जिस पर आपको दूसरा इनाम मिला था? हुआ ये था कि 1973 में, लोगों को याद होगा, आप तो ख़ैर बहुत छोटी होंगी उस ज़माने में, ग़ालिबन कितने 8-9 साल की होंगी। तो बहरहाल, तो प्रिंसेस एन की जो शादी हुई थी प्रिंस फ़िलिप के साथ ना, हुँ, 73 में शादी हुई थी। उस ज़माने में मतलब टीवी तो नया-नया था, तो रेडियो ज़्यादा सुना जाता था, ख़ासतौर पर बीबीसी लंदन ना, हुँ, हर घर में पाकिस्तान, इंडिया में सुनाया जाता था। खबरों के लिहाज़ से ना, एतबार से ज़्यादा मशहूर और मकबूल था। हुँ, तो बीबीसी लंदन वालों ने ऐलान किया, यकीनन मलिका बरतानिया ने उनको कहा होगा, या रॉयल फैमिली की तरफ से कहा गया होगा। तो उन्होंने ऐलान किया अपने इंडिया पाकिस्तान के सुनने वालों के लिए, जो शायर अदीब थे, कि भई प्रिंसेस एन के लिए उनकी शादी के मौके पे तहनीती शायरी आप कीजिए, है हुँ, ना? हुँ। और हमें भेजिए। अच्छा, जिसको मतलब पहला, दूसरा और तीसरे इनाम मिलने वाले को, उनको इंग्लैंड बुलाया जाएगा, है ना? और वो उनको मलिका बरतानिया के साथ उनको बकिंघम पैलेस में चाय पीने का मौका मिलेगा। तो हम भी उस ज़माने में नए-नए मतलब नौजवान थे, और नई-नई शादी हुई थी हमारी, मेरी 70 में शादी हो गई थी, है ना? और और जद्दा में, सऊदी अरब में रह रहे थे हम, हुँ, और एयरलाइन में काम कर रहे थे और शायरी भी करते थे। तो हुँ। मैंने भी मतलब ना उनको एक नज़्म उनके तहनीती अशआर लिख के उनको भेज दिए। जैसे कि हमारे यहाँ लड़कियों की शादी पे रुखसती लिखी जाती है, हाँ, लड़कों की बिल्कुल, शादी पे बिल्कुल, सेहरा बिल्कुल। लिखा जाता हाँ, है ना? हाँ, हाँ। रुखसती के अंदाज़ पे मैंने, लेकिन उसमें ना मगरबी टच देने की बात है कि उनके ये लिखते कि भी तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है और सेहरा हाँ, बंधा हुआ है, वो तो उनकी समझ में भी नहीं आता। तो हाँ। मगरबी शादियों के अंदाज़ में मैंने उनको रुखसती उनको लिख के भेज दी। अच्छा, अच्छा, दूसरे लोगों ने ना मशरक़ी अंदाज़ में लिखी थी, तो वो नाकाम हो गए। तो हाँ। उस मुकाबले में इब्ने इंशा साहब को पहला इनाम मिला, हुँ, मुझे पाकिस्तान से दूसरा इनाम मिला, और हुँ। तीसरे कोई साहब थे, कौन थे पता नहीं, जावेद अख्तर थे, कौन थे, तो उनको तीसरा इनाम इंडिया से मिला। हम अच्छा। 2 को पाकिस्तान से मिला था। अच्छा, हुँ, मैं तो फिर वो लेटर उनका बीबीसी वालों को आ गया कि आपको सेकंड इनाम मिला है, आपको फलाँ तारीख को यहाँ पर आना है। हुँ, और उससे उसके दूसरे दिन शादी है प्रिंसेस एन की, और उसके बाद तीसरे दिन ना आप उनके साथ चाय पिएँगे मलाइका के साथ। हुँ। तो उस वक़्त फिर ना, मैं तो चूँकि एयरलाइन्स में था, तो जी। मैं तो हर महीने लंदन जाया करता था, और अच्छा। नया-नया उर्दू मरकज़ बना था उस ज़माने में। हुँ, इफ्तिख़ार आरिफ़ का उसका उस अप बनाया सरबराह बनाया गया था, तो मैं तो इन दोस्तों से मिलने हर महीने लंदन जाता था। तो हुँ। फिर मैंने उनसे कहा अपने बीबी साहब वालों से मैंने कहा, है ना, कि ना आप ऐसा करें, मेरा जो टिकट है आप यावर मेहदी साहब को दे दें। अच्छा। अब ज़ाहिर है ये मेरे गुरु, मेरे सब कुछ, मेरे सरपरस्त ना, हाँ। है ना? और वो ज़माने में था, ज़ाहिर है इनके इतने वसाइल नहीं थे कि हुँ, टिकट का वो करते। तो उन्होंने फिर ना
इंशा साहब का और यार मेहदी साहब का उन्होंने टिकट भेज दिया। अच्छा। और हम लोग वक्त मुकर्रर पे पहुंच गए, वहां पर पहुंच गए, है ना। और फिर हमें वो बीबीसी लंदन के ऑफिस में हमारा रेडियो पे हमारा इंटरव्यू भी हुआ। और दूसरे हम्म। दिन हमने शादी अटेंड की। और तीसरे दिन क्वीन एलिजाबेथ ने हमें बैकिंगम पैलेस बुलाया, हम तीनों को, है ना। वहां जाके हमने उनके साथ चाय पी। क्या उस बात है। मौके पे बड़ा अच्छा जुमला उन्होंने कहा था अपने इंशा साहब ने। मैं उन पे अपने इंशा साहब पर जो मैंने मजमून लिखा है, मेरी हम्म। जो किताब है उसमें शामिल है वो। आ, तो उसमें वो शामिल है, उस जुमला उन्होंने तारीखी जुमला कहा था। उन्होंने बड़े उससे ना, वो ना, उन्होंने यार मेरे साहब के पीछे वो खड़े हुए थे, ये कुर्सी बैठे थे, मैं दोनों कुर्सी बैठे थे। पीछे आकर उन्होंने कंधे पे हाथ रख कहा, उन्होंने कहा कि यावर, तुम्हें याद है कि एक जमाना था कि ये हमारे हमारे घर में, यानी उनसे मुराद थी इंडिया में ना, हम्म। है ना, ये घुसपैठिए थे, हम पे काजिम थे, हम पे हुक्मरान थे, है ना, अच्छा। है ना। और जबरदस्ती के हमारे मेहमान बन के आए थे। आज वही ममलिकत, वही लोग, वही आपकी मलिका, आज हम उनके मेहमान हैं, वो क्या आज बात। हमारी मेजबानी कर रही हैं। बहुत बड़ी बात है। तारीखी जुमला कहा था उन्होंने। हम्म। तो ये वो था इस मौका के ना, मुझे हम्म। वहां जाने का मौका मिला और मुझे बिल्कुल। अवार्ड मिला था। ज़बरदस्त जी, क्या बात है। अच्छा, इस दौरान में आपको जो है वो 1978 में आपको नासा कैलिफ़ोर्निया के इदारे ने क्यों बुलाया था? क्योंकि ज़ाहिर है वो कहते हैं ना कि आपकी परवाज़ तो हमेशा से ही ऊँची थी, लेकिन नासा मतलब ये एक बिल्कुल अलग शख्सियत का एक हिस्सा, एक अलग मौका, एक अलग मौज़ू, ये नासा के साथ क्या लिंक है आपका? हाँ, उनकी मेंबरशिप मुझे जो मिली है, वो इसलिए मिली है क्योंकि मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि यानी मैंने प्राइमरी यानी एलिमेंट्री जो ना, जद्दा से हुँ, अरबी मदरसत फलाह से मैंने हासिल की है। कि हुँ, प्राइमरी पास करने के बाद मदरसे से अरबी में, फिर हुँ, मेरे वालिदैन ने मुझे 1958 में हुँ। कराची भेजा था आगे पढ़ने के लिए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि लिहाजा अरबी तो एक तरह से मेरी मादरी जुबान हो गई। ठीक हाँ। है, अरबी मुझे आती है लिखना पढ़ना, यहाँ तक कि मैं शायरी भी करता हूँ अरबी में। मेरी अच्छा। किताबों में आप देखें, मेरी हुँ, अरबी की शायरी भी उसमें शामिल है। हुँ, मैंने हुँ। बाकायदा धमाल लिखा था पूरा अरबी में। अच्छा, लाल लाल मेरी पत रखी हो भला झूले लालन का, ये तो उर्दू में मुखड़ा उसका उर्दू में, बाकी सारा मैंने अरबी में लिखा था। जिससे अच्छा, गुलाम फरीद साबरी कव्वाल ने गाया था, वो बहुत अच्छा, अच्छा, मशहूर हुआ अच्छा, था हमारे उस जमाने में। अच्छा। ये मैं 60s की बात कर रहा हूँ, बहुत मशहूर हुआ था वो। टीवी पे हर वक्त चलता रहता था वो, अब लोग हुँ, भूल गए बाहर। तो ना, चूंकि मुझे अरबी आती थी, फिर पाकिस्तान जाके मैंने चूंकि वहाँ उस जमाने में होता था, या तो आप अरबी पढ़ें, या ये कि फारसी पढ़ें आप। हुँ, उर्दू के साथ साथ जरूरी होता था, लाजमी होता था। तो हुँ, चूंकि अरबी मुझे आती थी, लिहाजा मैंने फारसी ली। और फिर हुँ। साथ साथ में मैंने खाना फरंग ईरान जो है ना वहाँ पर कराची में, उसमें मैंने शाम की क्लासों में दाखिले ले लिया। अच्छा। फारसी पढ़ बाकायदा मैंने फारसी के तो वहाँ से भी तालीम में पर डिप्लोमा भी रखा हुआ है उस जमाने का, वो मैंने हासिल की। और फिर मैं जब बड़ा हो गया, मैंने नौकरी शुरू की एयरलाइन में। तो एयरलाइन में जितने भी मेरे साथ के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स थे ना, तो हुँ, उससे मैंने अपने जो ईरानी थे उनसे मैंने दोस्ती गांठी, ताकि उनके लहजे में मैं फारसी बोलना सीखूं। अच्छा, अरबी तो मैं उनके अपने लहजे में बोलता हूँ मैं, लेकिन फारसी का लहजा सीखने के लिए मैंने ईरानियों से दोस्ती मैंने की, अच्छा। जो मेरे साथ काम करते थे एयरलाइंस में। हुँ। तो जब ये तमाम एयरलाइन्स मुझे, एयरलाइन्स का जो आप बार-बार तज़किरा कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ एक तस्वीर भी शेयर करते जाते हैं क्योंकि एयरलाइन्स के तवज्जुद से आपको जो है ये जो गोल्ड मेडल दिया गया था और ये ये जो मेरी आप 20 साल सर्विस के बाद दिया गया था मुझे। ठीक है। जो मैंने ये समझा कि वो तो बिल्कुल इब्तदाई दौर था, डेकोटा हवाई जहाज का जमाना था। छोटा सा हुँ, एयरपोर्ट हुआ करता था। तो हुँ, और चूंकि मुझे अरबी भी आती थी और इंग्लिश भी आती थी, हुँ, अमेरिका में पढ़ा हुआ था मैं, तो हुँ, मुझे सारे काम, मैंने इब्तदाई काम सारे मैंने किए हैं, सब चीजें हुँ, एस्टेब्लिश मेरी की हुई हैं। तो मेरी हुँ, इस कारकर्दगी की बुनियाद पर ना मुझे इतने बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे। और प्योर गोल्ड का मतलब ना, हुँ। मुझे वो ये मेडल वो दिया तो गया। ख़ैर सऊदी अरब में होंगे तो प्योर गोल्ड ही मिलने वाला था। अच्छा, तो जिसको बताइए तोड़वा मुझे। के मेरी मेरी बेगम ने अपना वो कड़े बनवा लिए थे। अच्छा, आपने ये तो हाँ, मज़े तो की ये बात हुआ, है कि फिर ये आप हुआ चूंकि प्लैनेट्स मुझे ना, का हाँ, हाँ, चूंकि प्लैनेट्स रहीला का। में वो बात अधूरी रह गई थी, उसको मुकम्मल कर लूं पहले मैं। तो चूंकि मुझे अरबी, फारसी, उर्दू, इंग्लिश, 4 ज़ुबानों पे मुझे चूंकि लिखने पढ़ने का और बोलने का अबूर है। हुँ, तो अच्छा, नासा वालों को तलाश थी, वैसा होता है कि वो जो जो उनकी रिसर्च होती है, जो उनका हाँ, काम होता है, हाँ। वो दुनिया भर में फैला देते हैं। वो हुँ, मुख्तलिफ साइंसी इदारे हैं, हुँ, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको वो भेजते हैं उनके अपनी पब्लिकेशंस। तो वो ज़ाहिर है अंग्रेज़ी में भेजते हैं। लेकिन वो बाज़ ममालिक में मसला खड़ा हो जाता है समझने का उसका। तो उन्होंने कहा कि ये शख्स तो इसमें 4 ज़ुबानों की सलाहियत है, हुँ, तो क्यों ना इनको हम अपना मेंबर बनाएँ?
तो हुँ। ऑनररी मुझे उन्होंने मेंबरशिप दी, एज़ाज़ी मेंबरशिप दी। अच्छा। वो कहा कि साहब मुझे वो थप्पियाँ की थप्पियाँ, वो अभी तक वो सिलसिला जारी है। वो मुझे पेपर भेज देते हैं, अपने रिसर्च के पेपर। मैं उनको 4 ज़ुबानों में 3 ज़ुबानों में तर्जुमा करता हूँ, अंग्रेज़ी में तो वो भेजते हैं। फिर हुँ। वो उसको पब्लिश करके दुनिया भर में फैला देते हैं। अच्छा, ये तो उसमें मतलब उसमें उनके एक पैसे तो मुझे मिलते हैं, लेकिन उसके बाद मैंने उनसे शर्त ये रखी थी कि उस तर्जुमे के ना आखिर में मेरा नाम आना चाहिए। तो हाँ। आप उसके रिसर्च पेपर का कोई भी उठा के देख लें आप, पब्लिश्ड किताबों की शक्ल में या मैगज़ीन की शक्ल में, हुँ, उसमें मेरा नाम आपको नीचे लिखा मिलेगा। हुँ। तो इस ये तरीके से मुझे मेंबरशिप मिली, मतलब मैंने ऐसा किया। ये तो ज़बरदस्त, मतलब ये तो हमारे लिए एज़ाज़ की बात है ना कि आपको इस तरह से उसके भारत में मेंबर खबरें शाये हुई थी कि पहले पाकिस्तानी हैं जिनको पाकिस्तान नासा की मेंबरशिप मिली है। हुँ। वैसे आपको प्लैनेट्स का कोई शौक है? सैयारों पर भी आपने कभी कोई जाने-वाने की या उसके बारे में कुछ काम किया है? हाँ, जो उसी से पैदा हुआ ना, जब उन्होंने मुझे वो रिसर्च भेजी ना, हाँ। क्योंकि मैं पढ़ा-लिखा आदमी था और शायर हूँ और मेरा मतलब फ़िक्र और ख़्याल की दुनिया में रहता हूँ, है ना? हुँ, तो मुझे ज़ाहिर है फितरी तौर पे ना, और सभी हुँ। सभी लोगों को होता है, मतलब चाँद-सितारों के बारे में हर कोई जानना चाहता है जी, बिल्कुल, ना? बिल्कुल। और उस ज़माने में चाँद-सितारे तो जब कब की बात है ना, तो मतलब ना 68 में चाँद में पहली दफ़ा चाँद पे गए थे ना, हुँ, है ना? तो वो नई-नई बात थी, तो लोग तो उसी से मुझे शौक पैदा हुआ। फिर मैंने उस सिलसिले में मुताला किया, रिसर्च की ना, तो वो मज़ामीर ही मेरे उनके मैगज़ीन में शाया होते हैं। हुँ। अच्छा, मज़ामीन का जहाँ तक सवाल है, इतने सारे मज़ामीन का हम तज़किरा कर रहे हैं, लेकिन आपकी ख़ास बात ये है कि क्योंकि आपका जो लिखने-लिखाने का सिलसिला है और इतनी ज़्यादा चीज़ें आपने जो माशाअल्लाह नस्र और नज़्म और तहक़ीक़ और तनक़ीद और मुख़्तलिफ़ हवाले, वो सारी चीज़ें मैं चाहूँगी कि हम उन किताबों का भी साथ-साथ तज़किरा करेंगे, लेकिन क्योंकि आपका इस हवाले से इंडिया में जो है वो जाना हुआ और आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली और हमारे यहाँ ज़्यादातर वो कहते हैं ना कि जहाँ उर्दू की बात आती है तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बाद या उससे पहले इंडिया का तज़किरा ज़रूर आता है और वहाँ पर 1980 में 84 में बड़े ज़बरदस्त वाक़यात पेश आए और वहाँ पर आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मेयर दहली इंडिया लेजेंडरी फ़िल्मी अदाकार सुनील दत्त ने भी अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर आपको बुलाया था और पज़ीराई की थी। उस ज़माने में तो मेयर थे, जी, दिल्ली जी, के जी, मेयर जी। हुआ मैं यही करते थे। चाहूँगी कि ज़रा उस वाक़ये के बारे में भी बात हो जाए। ये लीजिए आपकी इस हवाले से एक यादगार हाँ, ये तस्वीर। तस्वीर जो आप दिखा रही हैं ना, ये हुँ, सुनील दत्त का मतलब सरकारी रिहाइशगाह है। हुँ, और उन्होंने वो असल में हुआ था कि जब वो आलमी कॉन्फ्रेंस में मुशायरा हुआ था, मुझे हुँ, वो हर साल बुलाया करते थे। ये पहला साल था, इंदिरा गांधी की हुकूमत हुआ करती थी, तो मुझे गवर्नमेंट से, वैसे तो मुझे वीज़ा नहीं देते थे वो लोग, हुँ। तो है ना, तो वो उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से वीज़ा आया, टिकट आया और वहाँ अशोका होटल में हम लोगों को ठहराया गया। मेरे साथ अपने लंदन से आए थे अपने इफ्तिखार आरिफ, और लंदन से आए थे आशूर काज़मी साहब। तो और मैं जद्दा से गया था। हुँ, तो हम लोग पहले दिन वो था, पहले दिन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पेपर पढ़े हम लोगों ने। हुँ। दूसरे दिन मुशायरा था और तीसरे दिन अपने उसका महफ़िले मतलब वो थी, यानी गायकी महफ़िल थी, अच्छा, जिसमें नौशाद साहब को बुलाया गया था। तो अच्छा, उन्होंने अपने अपने उनके सारे साजिंदे आए थे, तो अच्छा, उन्हीं के गाने उन्होंने उन लोगों को सुनवाए गए थे, है ना? अच्छा। वो ज़माना था, है ना? तो सुनील दत्त ने उसी में मुझे उर्दू दुनिया का इस साल का बेहतरीन शायर का मुझे अवार्ड भी दिया गया था, हुँ, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस दिल्ली में। हुँ, तो उस मौके पर ना तमाम अदाकार, उसमें दिलीप कुमार थे, सायरा बानो थी, नरगिस थी, ये सुनील दत्त थे और पता नहीं बहुत सारे पुराने अदाकार मौजूद थे और हुँ। अपने तलत महमूद भी, उन्होंने ग़ज़लें गाई थी उनके उस प्रोग्राम में ना, वो भी अच्छा, सब मौजूद। तो सुनील दत्त ने मुझे वहाँ मेरी शायरी को सुना। हुँ, तो फिर उन्होंने मुझसे मेरी किताब माँगी, तो मैंने उनको अपना, उस ज़माने में गालिब मेरा दूसरा शेरी मजमूआ आया था दस्तावेज़ के नाम से, तो हुँ, मैंने उनको दे दिया। हुँ, तो उन्होंने फिर दूसरों से वो पढ़वाया था, उसको उर्दू में था वो। तो वो बहुत उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे वो मैं मुशायरे में मुझसे बार-बार सुने कि शायरी सुनी गई थी। हुँ, तो फिर उन्होंने कहा कि दूसरे दिन मुझसे मुझसे उस दिन कहा कि ना, कि हम चाहते हैं ना कि आप ना मेरे घर पे तशरीफ़ लाएँ, हुँ। चाय पिएँगे और मेरा अभी दिल नहीं भरा है, मैं आपकी शायरी सुनना चाहता क्या बात है! हूँ। तो अच्छा, मतलब उन्होंने मुझे ये बड़ी यादगार बातें होती हैं, जब भी याद करें तो वाक़ई ऐसा लगता है आप उसी दुनिया में खो जाते हैं। मैं ये देख रही थी कि आपके मुख़्तलिफ़ जो आप प्रोग्राम्स में जाते रहे हैं और वहाँ पर आपकी जो मुलाकातें होती रही हैं, ये भी बड़ी यादगार तस्वीर है एक।
ये मैंने ये जब पहली जो आई उनके ज़ियाउल्लाह के ज़माने में पहली मुक़्तदरा की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, हुँ, अहले कलम कॉन्फ्रेंस, हुँ, है ना? ये इस्लामाबाद की तस्वीर है। इसमें मतलब मैंने रिप्रेज़ेंट किया था और उसमें मैं था, परवीन शाकिर और अपने असलम अमजद इस्लाम असला अमजद और अपने जमीलुद्दीन अली साहब, हेड टेबल पे हम लोग बैठे हुए हैं। हुँ, और ये देखिए, ये भी बड़ी ज़बरदस्त एक तस्वीर और है आपकी। ये दिल्ली की है तकरीबन। वहाँ पे देखें मैं हूँ और सरदार जाफ़री साहब हैं और अपने वो हैं इफ्तिख़ार आरिफ़ हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अच्छा, ये सारी तस्वीर देखकर और मतलब इनको देखने के बाद मुझे अंदाज़ा होता है कि माशाअल्लाह सारी दुनिया में आपने जो है वो इतनी ज़्यादा आपके लोगों से मिलना-जुलना और प्रोग्राम्स में आना-जाना रहा। तो ये बड़ी-बड़ी यादगारी आपकी ज़िंदगी की चीज़ें हैं जिन्हें कि जब आप देखें तो आपको लगता है कि बस ये अचीवमेंट्स देखो तो आप आपके अंदर एक कहते हैं ना कि आप कहते हैं आप मेरी ज़िंदगी के कितने मकासद अल्लाह ताला ने पूरे कराए और अल्लाह ताला ने कहाँ-कहाँ आपको जो है वो इतना ज़्यादा नाम आपका पैदा किया, पूरी दुनिया में लोग आपको पहचानते हैं। इस हवाले से मैंने ये देखा कि आपने जो है माशाल्लाह 18 किताबें लिखी हैं। उसमें शेरी मजमूए जो थे वो शहर अफ़कार, दस्तावेज़, तन्हा, परिंदे की उड़ान और ये इश्क भी अजीब है। अच्छा, एक तरफ तो आप शेरी मजमूए लिख रहे हैं और शायरी कर रहे हैं, इश्किया शायरी हुई, ब मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात हो गई। लेकिन दूसरी तरफ आपने जो है वो सियाही नज़्में जो लिखी हैं, दुनिया में जो आप मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, आगरा से नियाग्रा, तो अब आप नियाग्रा फॉल के आस-पास रहते हैं, तो ज़ाहिर है उसका भी तज़किरा आना ही चाहिए। तो इतनी मुख्तलिफ़ दूसरी तरफ आप आलमी अहम वाक़यात अबाबिलें नहीं आईं, ये मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। फिर बियॉन्ड सेवन सीज़ अंग्रेज़ी की शायरी की है आपने, समंदर पार आपने सात रोमानवी समुंदर पार। नज़्में जी, जी। जी, रोमानवी नज़्में सात समुंदर पार। इतने मुख्तलिफ टॉपिक्स, इतनी मुख्तलिफ चीज़ें, क्योंकि आपको पता है मैंने अमूमन देखा है जो लोग लिखते हैं वो किसी एक चीज़ का इंतखाब करते हैं और उसी पे काम करते-करते पहले जब पहला कदम उठाते हैं तो सीखते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वक़्तन-फ़वक़्तन उसमें जो है वो अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आपको डर नहीं लगता आप इतने सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं और आपके ज़हन की जो सोचें हैं, कभी किसी तरफ चली जाती हैं, कभी किसी तरफ चली जाती हैं, उनको मुजतमा करना और वापस अपनी शख्सियत तस्लीम इलाही ज़ुल्फ़ी में ले आना, ये इसके पीछे क्या राज़ है? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप ही की इस बात से मेरे अभी ज़हन में आई है मिसाल हुँ, कि मैं आपको क्या जवाब दूँ। बहुत अच्छी मिसाल मेरे ज़हन में आ गई है। हुँ, आपको ये मालूम है, एक शायर ग़ज़ल कहता हुँ, है ना? और फिर वो नज़्म भी कहता है। हुँ, नज़्म क्यों कहता है इंसान? इसलिए कि जब वो ग़ज़ल कहता है उसमें पाबंदी होती है कि एक मिसरे में उसको अपनी बात या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिसरों में उसको, है ना? या फिर ये है कि 2 शेरों में, है हुँ, ना? काफ़ियाबंद अशआर में 4 मिसरों में अपनी बात उसको मुकम्मल करना होती है। हुँ, लेकिन वो वहाँ खुद को महदूद महसूस करता है। बाज़ मौज़ूआत ऐसे होते हैं कि जो आपको तफ़सील उसमें चाहते ना हैं। एक जोश की तरह आपको एक रवानी चाहिए होती है ना? कि इसमें वुसअत चाहिए होती है ना? तो उसके लिए उस मौके पे इंसान नज़्म कहता है फिर। और फिर उसमें जो दरिया बहाता है नज़्म में, ना हुँ, सफ़ीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए वाली बात होती है हुँ, ना? तो वही मेरे साथ है कि जब मेरे ज़हन में कोई मौज़ू आता है ना, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसको शेरों में ढालूँ, है ना? शेर कहूँ, तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती है ना। हुँ, जैसे जब मैं मुझ पे रूहानी मारिफत की कैफ़ियत तारी होती है, हुँ, ठीक है, ज़ाहिर है मैं दाढ़ी मुंडा नज़र आता हूँ, बड़ा ना वो फ़ैशन ज़दा नज़र आता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ज़ाहिर है। मेरी इब्तिदाई तालीम अरबी में हुई है, मदरसे में हुई है और हुँ। मैंने इब्तिदा में मुझे कुछ नहीं पढ़ाया गया सिवाय कुरान, फ़िक़्ह और हदीस। इन चीज़ों पे मेरी जो तालीम है ना वो हुँ। मुनासिब है।